Good morning, everyone. So today we will deal with the topic of amendment in Indian Constitution, which is embedded in Article 368, and the source of amendment is then the source of amendment is South African Constitution. So now we will deal with the procedure of amendment. तो informal method of amendment होता है and formal method of amendment. From the exam point of view, formal method of amendment is important. लेकिन फाउंडेशन बनाने के लिए इनफॉर्मल मेथड ऑफ अमेंडमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ. इनफॉर्मल मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज द क्रिएशन ऑफ जुडिशरी. सो जुडिशरी कैसे? बाय द इंटरप्रेटिंग लीगल टेक्स्ट. ठीक है. सो दिस creation of judiciary depends upon the facts and circumstances of each case. Judiciary, by applying the facts and circumstances of each case, वो existing law को एक new meaning provide करता है. ठीक है. existing law को एक नया मतलब provide करता है और उसी को हम कहते हैं informal method of amendment. तो जैसे कि for example basic structure doctrine और आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, ये सब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब क्या है? ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न तो है नहीं कहीं पे एक्सप्रेसली. सो दीज आर ऑल द क्रिएशन ऑफ द जुडिशरी. और जुडिशरी कैसे क्रिएट कर रहा है इन सबको? बाय इनफॉर्मल मेथड ऑफ अमेंडमेंट. ओके. So now, before dealing with the formal method of amendment, first we have to study the amendability history. अमेंडेबिलिटी हिस्ट्री जरूरी है ये अच्छे से समझने के लिए, फॉर्मल मेथड ऑफ अमेंडमेंट को अच्छे से समझने के लिए. ओके. सो अमेंडेबिलिटी हिस्ट्री में क्या होता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कंफ्लिक्ट होता है और इशू क्या था कि whether the parliament has exclusive right to amend any part of the constitution including fundamental rights under the article 368. तो what is the amendability history means is it is a mixture of both judicial pronouncements and various amendments regarding the issue that whether the parliament has the exclusive right to amend any part of the constitution under article 368. तो फर्स्ट केस आता है, इसके क्रोनोलॉजिकली वे में भी आ जाता है और ये केसेस और ये अमेंडमेंट्स ये आप ऐसे ही लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या होता है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. दिस वाज चैलेंज्ड इन दिस केस. तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में दो काम होते हैं. पहला, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आता है, मतलब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है. एंड सेकेंडली, इस केस में सेकेंड काम क्या होता है कि आर्टिकल ये बोला जाता है कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो है, अच्छा सेकेंडली 9 शेड्यूल ऐड किया जाता है इसमें, इस केस में 9 शेड्यूल. और वो क्या बोलता है? इट प्रोटेक्टेड द लैंड रिफॉर्म्स की एनी लॉ विच इज पुट इनटू द 9th शेड्यूल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. कोई भी ऐसा लॉ जो कि 9th शेड्यूल में रख दिया गया उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. सो दिस was challenged in this case, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और द ग्राउंड फॉर चैलेंज क्या था? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3. तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 को एक बार पढ़ लेना चाहिए हमें. सो टेक आउट योर बेयर एक्ट एंड रीड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3. आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बेसिकली लॉ की डेफिनेशन बताता है कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है. लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, इन सबको अंडरलाइन कर लो, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं. लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. ठीक है. इसमें कहीं पर भी अमेंडमेंट वर्ड है नहीं है अभी. ठीक है. तो ग्राउंड फॉर चैलेंज ये था कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में लॉ क्या क्या हुए जो यहाँ पे इंक्लूड हैं. अमेंडमेंट वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. क्योंकि अब अमेंडमेंट वर्ड है ही नहीं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा. ठीक है. ये ग्राउंड फॉर चैलेंज था.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि ठीक है, उसने जो भी इसने शेड्यूल 1 में जो भी इसने अमेंडमेंट 1 में दोनों चीज बोली, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीज को मान लिया कि ठीक है, अमेंडमेंट 1 इज वैलिड। और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने यही रीजन दिया कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में जो लॉ इंक्लूड है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, और अमेंडमेंट जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, तो ठीक है, वो लॉ में नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। तो अब फिर आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम रेशियो रिपीट किया जो कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में बोला था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ जो कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में अभी हमने पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो भी पार्लियामेंट करेगा वो लॉ के परव्यू में नहीं आता। देन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. This is the very important case which overruled the both these cases. That is Shankari Prasad versus Union of India 1951 and Sajjan Singh versus State of Rajasthan. इन दोनों केसेस को ओवररूल किसने किया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 केवल स्टैट्यूटरी लॉ ही नहीं आता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक लॉ है, ठीक है, ये इस केस में बोला गया। तो और इस केस में और क्या बोला गया कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू वायलेट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, ठीक है। और यही बोला गया कि तो इस केस से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 इंक्लूड्स बोथ, दैट इज स्टैट्यूटरी लॉ जो कि हमारे ये सब है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल हेल्ड इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग है, वो किस केस में आई? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। Now, what does this doctrine mean? Doctrine of prospective overruling is a legal principle which limits the power to apply the new rule on the previous cases, ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ जो कि अब आया है वो प्रीवियस केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली एक होता है प्रोस्पेक्टिवली और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। तो कोई भी जो लॉ आया है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा, जो फ्यूचर केसेस आएंगे वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो नया लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगा, पुराने केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, और ये किस केस में आई थी? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। नाउ तो इस वाले केस ने इन दोनों को ओवररूल कर दिया ना। अब पार्लियामेंट को बुरा लगा, पार्लियामेंट 2 अमेंडमेंट्स लेके आई, ठीक है। फिर इस केस को नलिफाई करने के लिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को नलिफाई करने के लिए 2 अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेके आई। कौन सी? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 आया, आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3 आया। अब पहले 13 सब क्लॉज 4 पढ़ते हैं हम। Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। अब आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं हम। सिमिलर हैं दोनों। Nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article। इन 2 क्लॉज को ऐड करने से पार्लियामेंट क्या कहना चाहता था कि आर्टिकल 13 सब जो हम अमेंडमेंट बनाएंगे, जो हम अमेंडमेंट लाएंगे, वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में उसने ये बोल दिया कि वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ नहीं आएंगी,
ठीक है, और वो नहीं आएंगी, इससे मतलब क्या है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3 यही था, सेम था, उनका मेन मोटिव यही था कि वो अमेंडमेंट, जो भी हम अमेंडमेंट लाएंगे वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में नहीं आएगी। सेम चीजें उन्होंने दोनों आर्टिकल्स में इंसर्ट कर दी। ठीक है, और 24th अमेंडमेंट ने और क्या बोला कि कोई भी अमेंडमेंट जो हम लाते हैं, प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी टू गिव एसेंट ऑन दैट अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट को मैंडेटरी कर दिया कि जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाएगी उसको, उसके ऊपर प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आर्टिकल 368 में भी इसने चेंजेस लाए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। अब आर्टिकल 368 सब क्लॉज 1 पढ़ो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, अभी हम पढ़ रहे थे ना अमेंडमेंट कैसी पावर है पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉ मेकिंग पावर कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव पावर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ, अंडरलाइन करो, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। ये भी एक एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में कि क्या क्या कर सकती है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। किसी चीज को ऐड कर सकती है, उसको वेरिएट कर सकती है और हटा भी सकती है, रिपील भी कर सकती है। एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अंडरलाइन करो, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट में एक्सरसाइज इट्स कांस्टेंट पावर ऑफ अमेंडमेंट, और वो इन एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये चेंजेस कर दिया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो 3 चेंजेस आ गए ये। अब 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्या बोला, आर्टिकल 31 सी को इंसर्ट कर दिया गया। अब टेक आउट आर्टिकल 31 सी, कैपिटल सी है। सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बेसिकली इस आर्टिकल ने पार्लियामेंट जो कोई भी लॉ बनाएगी उसको इफेक्ट देने के लिए, मतलब वो वैलिड होगा। ठीक है, पार्लियामेंट जो कोई भी लॉ बनाएगी वो वैलिड होगा, उसको सेव करेगा। तो ये 25th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। और इसके साथ साथ 25th अमेंडमेंट एक्ट ने एक चीज और बोली, वो बोली आर्टिकल 39 बी एंड सी। ये निकालो आर्टिकल 39 बी एंड सी। आर्टिकल 39 बी है that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए आर्टिकल 39 बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आर्टिकल 39 सी क्या है, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। concentration of wealth in one community ये नहीं होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 39 सी, आर्टिकल 39 बी बोलता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, और सी बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन, नो कंसंट्रेशन, ऐसे लिख दो, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वन कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी के पास सारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं, सारी वेल्थ नहीं होनी चाहिए। ये 39 सी बोलता है और 39 बी बोलता है कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने क्या बोला, एक तो 31 सी को इंसर्ट कर दिया कि पार्लियामेंट जो कोई भी लॉ बनाएगी वो सही होगा, मतलब उसको सेव करेगा आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी। और
साथ में ये बोला कि आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C जो होंगे, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C उनको प्रेसिडेंस मिलेगा, मतलब ऊपर का दर्जा मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बोला कि इफ एनी लॉ मेड इन कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज टू, if any law is made in course of implementation of article 39B and C, and even if that law is violative of article 14 and 19, तो वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा। मतलब कि इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया अगर पार्लियामेंट के द्वारा कि वो वॉयलेटिव भी है आर्टिकल 14 दैट इज रूल ऑफ लॉ, और आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, अगर वो उन दोनों को भी वॉयलेट कर रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा, ठीक है, वो वैलिड होगा। ये बोला गया 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ठीक है। तो इन दोनों ये अमेंडमेंट्स आई। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 24th अमेंडमेंट एक्ट को और 25th अमेंडमेंट एक्ट के फर्स्ट पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट और दिस इज सेकंड पार्ट। सर 24th अमेंडमेंट एक्ट को और 25th अमेंडमेंट एक्ट के फर्स्ट पार्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया केशवानंद भारती केस में। लेकिन सेकंड पार्ट हम इसको वैलिड ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा बोला था ना कि वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और 19 भी हो तो भी हम इसे वैलिड ही मानेंगे, ठीक है। तो दिस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट दिस कैन नॉट बी वैलिडेटेड। ओके, हम इसको और इसको वैलिड मान लेते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि ओके फंडामेंटल क्या कहते हैं उसे सॉरी ओके, तो सुप्रीम कोर्ट in the केशवानंद भारती केस 1973 held that कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, including the fundamental rights, but it cannot destroy the basic structure of constitution. So doctrine of basic structure आ गई इस केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है, that Parliament can amend any part of the constitution, but it cannot destroy the basic structure of constitution. Now the question arises कि basic structure of constitution decide कौन करेगा? कोर्ट करेगा, informal method of amendment, ठीक है, कोर्ट करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है, क्या क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसको हम इस डॉक्ट्राइन के अंदर रख सकते हैं और पार्लियामेंट उसको छेड़ नहीं सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। इसका मतलब क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, कि लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो और जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सब जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड तो चल रहा है ना अभी तक, तो इसमें उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है। फिर नाउ इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, दिस केस केम, और इसने क्या बोला कि जुडिशियल, इसने फॉर्मली जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया। इट वाज हेल्ड इन दिस केस इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्योंकि अब यहाँ पे जुडिशरी की सुपरमेसी हो गई ना यहाँ तक, अब पार्लियामेंट को ये बात हजम नहीं हुई, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आती है। इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई जाती है। तो दिस इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और 368 सब क्लॉज 5 इंसर्ट कर दिया, ठीक है।
आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5। और इससे बोला क्या कि दिस एडिशन ऑफ क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 इन आर्टिकल 368 curtailed judicial review power and made the parliament supreme in contrary to the supremacy of law। इन आर्टिकल्स ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल किया, हटाया जुडिशियल रिव्यू को, और ये बोला कि, और क्या किया कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और सेकेंडली उन्होंने क्या बोला कि जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, वो सब ऊपर का दर्जा नहीं रखते, वो सब प्रेसिडेंस नहीं रखते डीपीएसपी से। उन्होंने बोला इस कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने ये बोला कि ऑल डीपीएसपीज आर प्रेसिडेंस टू दी फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो ये दोनों चीज आई 42nd अमेंडमेंट से। सो नाउ फिर केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट this amendment is the violation of basic structure of constitution. So this 42nd amendment act 1976 is invalid, is unconstitutional in nature. Then in Vaman Rao versus Union of India 1981, in this case also Supreme Court ने यही बोला कि Parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights, but it cannot amend the basic structure of the constitution। तो ये एक छोटी सी अमेंडेबिलिटी हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको बताई बहुत ही क्रिस्प में करके, और ऐसे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये छोटा सा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। So now we will deal with the formal method of amendment. So there are 3 types of formal method of amendment. First is to be amended by the simple majority. Second is to be amended by the special majority. And third is to be amended by the special majority plus half of the ratification of state legislative assemblies. So ये एक छोटा सा चार्ट है कि टू बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी से कौन से आर्टिकल्स अमेंड होते हैं, टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी से कौन से आर्टिकल्स अमेंड होते हैं, एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स से कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड होते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और इसके अलावा और कोई आर्टिकल आपको मेंशन करने की ऐसा कोई नीड नहीं है। So to be amended by the simple majority, so there are many articles in the Constitution of India which are amended by the simple majority by the Parliament. So अगर administrative and structural changes होंगे, then simple majority is enough to amend that. ठीक है, administrative मतलब कि administration in law, जैसे administration के कामों में, या structural changes, structure को लेके कोई changes होते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होती है उनकी। सो दीज आर एग्जांपल्स, आर्टिकल 4, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239A। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी चेंजेस होते हैं, जो भी होता है चेंजेस, तो पार्लियामेंट इज फ्री टू मार्क दैट चेंजेस, टू अमेंड दैट चेंजेस इन दी शेड्यूल नंबर 1, दैट इज यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड शेड्यूल 4 की राज्यसभा का स्टेट एलोकेशन। ये मैं आपको एक शेड्यूल याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो उसमें आप देख सकते हो। यस, सो आर्टिकल 2 क्या बताता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, एंड आर्टिकल 3 इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज और बाउंड्रीज एंड और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इन चीज से रिलेटेड जो कोई भी अमेंडमेंट होगी आर्टिकल 2 और 3 में, पार्लियामेंट इज फ्री टू alter the list in the article 4। कौन कौन से शेड्यूल में ऑल्टरेशन कर सकता है पार्लियामेंट? इन शेड्यूल 1 दैट डील्स विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड आर्टिकल नंबर एंड शेड्यूल नंबर 4 दैट इज राज्यसभा की स्टेट एलोकेशन, सीट्स एलोकेशन। Okay, now we will deal with the article 169. Article 169 basically deals with the bicameral legislature. इसके मैंने एक short trick बनाई थी। Bicameral legislature is where both the houses are there. State legislative assembly and state legislative council दोनों होती हैं, उसे कहते हैं bicameral legislature, and the concept of bicameral legislature is taken from the UK constitution. तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जहां पे भी ओके, नाउ टेक आउट योर आर्टिकल नंबर 169, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स।
So whenever there is abolition or creation of legislative council in the states, the state legislative assembly has to present the resolution to the parliament and parliament has to give assent to the resolution. लेकिन आर्टिकल 169 सब क्लॉज 3 ये बोलता और अमेंडमेंट हो जाती है इससे, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 169 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368. ठीक है, क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ऐसे हो जाएगा आर्टिकल 169 में कि स्टेट कौन से भी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल इनेक्ट करनी है, ही हैज टू दैट असेंबली हैज टू प्रेजेंट एन रिजोल्यूशन टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज टू गिव एसेंट टू इट. लेकिन आर्टिकल 169 सब क्लॉज 3 बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेंडमेंट हो चुकी है, ठीक है, ये अमेंडमेंट नहीं है, बस ये क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है. Now the next is Article 239 subclause A. This was inserted by the 14th Amendment Act 1962. अब Article 239A निकालो. Okay, creation of local legislature or council of ministers or both for certain union territories. तो कुछ union territories में local legislature प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों होते हैं, तो उससे डील करता है आर्टिकल 239A. और ऐसे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? सो देयर आर ओनली 3 सच यूनियन टेरिटरीज इन विच देयर इज बोथ लोकल लेजिस्लेचर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कौन कौन सी? एक तो है पुडुचेरी, ये भी आप यहाँ पे लिख लो, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड दी एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. These are the 3 states, these are the 3 union territories which have both the local legislature and plus council of ministers. Now the next is salaries and allowances of MPs, MLAs and judges. तो ये simple है, simple majority से amend हो सकता है. Next is delimitation of constituencies. तो election के time पे constituencies decide होती हैं, so these can be also amended by a simple majority by the parliament. Now the next is to be amended by the special majority. So to be amended by the special majority, तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं? सो नॉन फेडरल प्रोविजंस, जितने भी नॉन फेडरल प्रोविजंस होते हैं पार्लियामेंट अलोन कैन अमेंड. तो उन नॉन फेडरल प्रोविजंस है पार्लियामेंट अलोन अकेले ही उनको अमेंड कर सकती है, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस स्पेशल मेजोरिटी? तो स्पेशल मेजोरिटी दिस कैन बी this includes majority of total membership of the parliament. This includes majority of total membership of the parliament plus 2/3. This includes majority of total membership of parliament plus 2/3 of members present and voting. This is special majority, ठीक है. पहला होगा majority of total membership of the parliament and second is 2/3. ये important है, एग्जामिनेशन में आ जाता है. 2/3 of members present and voting. So this is special majority. अच्छा, now क्या क्या ऐसी चीजें, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं which can be amended by the special majority? कैसे स्पेशल मेजोरिटी? कैसे? यहाँ ऐसे, ठीक है. स्पेशल मेजोरिटी बाय द पार्लियामेंट. तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd of the constitution that can be amended by the special majority, not by the simple majority and not by this as well. DPSPs are amended by the special majority. Emergency provisions, powers of the president and vice president, ये भी special majority से amend होगा. Non-federal powers of the parliament, these are also amended by the special majority. मतलब इतना याद रखना कि special majority में non-federal provisions होते हैं वो special majority से amend होते हैं. क्योंकि अच्छा, ये अब लास्ट वन जो की है टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी, ये तो सेम है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज.
आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 का प्रोवाइजो। नॉन फेडरल के लिए तो ओनली स्पेशल मेजोरिटी इज इनफ, बट फॉर फेडरल फीचर्स के लिए, फॉर फेडरल प्रोविजंस, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। मतलब स्टेट की कंसेंट, हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी फॉर द फेडरल प्रोविजंस। ये लिखा है यहाँ पे, फेडरल चीजों के लिए अकेले पार्लियामेंट बॉस नहीं बन सकती, ठीक है, और नॉन फेडरल के लिए तो अकेले पार्लियामेंट बॉस बन सकती है। सो अच्छा, नाउ these are the list which can be amended by the special majority plus ratification of at least half of the states. So article, पहले आते हैं फेडरल फीचर्स। सबसे पहले फेडरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241। आर्टिकल 54 and 55 deals with the related to president. आर्टिकल 54 and 55, टेक आउट योर बैरेक्ट और उसमें निकालो आर्टिकल 54 and 55. So article 54 is election of president and article 55 is manner of election of president. So ये दोनों फेडरल फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। So ये कैसे अमेंड होंगे? टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी, मतलब ऐसे, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स असेंबलीज। नाउ द नेक्स्ट इज 73. Take out article 73. So 73 is, कहाँ चला गया, ये रहा, extent of executive power of the union. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की एक्सटेंट क्या है? तो ये भी एक फेडरल फीचर है और ये भी थर्ड कैटेगरी से अमेंड होगा। देन आर्टिकल 162 एंड 241. 162, extent of executive power of state, executive power of union, extent of executive power of state, ये भी फेडरल फीचर है। आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 हाई कोर्ट्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज, ये भी एक फेडरल फीचर है। एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स जो हैं, या 3 मान लो इसके आ गए और एक इसका आ गया, ठीक है, ये आ गया मान लो, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आर्टिकल 241 दैट इज अबाउट द हाई कोर्ट्स, तो ये भी एक फेडरल फीचर है और ये भी थर्ड कैटेगरी से ही अमेंड होगा। नाउ द नेक्स्ट इज यूनियन स्टेट्स एंड जुडिशरी स्ट्रक्चर। सो यूनियन जुडिशरी आर्टिकल 124 to 147 और हाई कोर्ट्स एंड स्टेट्स 214 to 231, ये भी फेडरल फीचर्स है, तो थर्ड कैटेगरी से अमेंड होंगे। नाउ लेजिस्लेचर एंड फेडरल लिस्ट, सो सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़े थे, these and 7th schedule, these are the federal features and ये भी उससे अमेंड होंगे। parliament and amendment power, so representation of states in the parliament, ये भी एक फेडरल फीचर है। एंड आर्टिकल 368 itself, ये इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368 itself भी किससे अमेंड होगा? टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 368 को हमने सिंपल मेजोरिटी या फिर इसमें क्यों नहीं रखा? क्योंकि इट इज टर्म्ड एज स्लाइटली डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है, ऐसे तो पार्लियामेंट कभी भी चेंज कर देती जब चाहती तो, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट प्रोसेस, सो दैट इज व्हाई वी हैव that is article 368 is amended by the by the special majority plus ratification. So now we will deal with the, ये चार्ट है, इसको नोट कर लो आप। now we will deal with the process of both. now process of to be amended by the simple majority, मतलब कोई भी अमेंडमेंट लॉ कैसे बनता है, ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे इन दोनों में, इन दोनों के रेफरेंस में, कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट लॉ कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिल, जब तक कोई अमेंडमेंट
लॉ नहीं बनता तब तक उसको बिल बोलते हैं। जब ये अमेंडमेंट लॉ बन जाएगा तो दैट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी लॉ, लेकिन जब तक ये अमेंडेड नहीं होता तब तक दिस इज नोन एज बिल। तो कोई भी बिल, एनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। It can be introduced in either house of parliament. Okay, this is known as constitution amendment bill, and the bill must be passed in each house by the special majority, and this bill must be passed in each house by the special majority. The bill must be passed in each, सबसे पहले bill must be introduced in Lok Sabha and Rajya Sabha in either house, ठीक है। Now the bill must be passed by the special majority in both the houses। और अच्छा, the bill must be third essential बता रही हूँ मैं आपको, law बनने का process है ये। First is the bill must be passed, second is the bill must be passed by the special majority in both the houses. Now third is both houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, must pass the bill separately. There is no provision for the joint sitting of the parliament. The bill must be passed separately. The bill must be passed separately by the Lok Sabha and by the Rajya Sabha. Now the next, अच्छा ये प्रोसेस है कहाँ पे? So this is given in article 368. 368 सब क्लॉज 2 में ये पूरा प्रोसेस लिख रखा है। ये लिखा है ना, अमेंडमेंट ऑफ द बिल में बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of members of that house present and voting। तो ये स्पेशल मेजोरिटी तो हो गया ना, स्पेशल मेजोरिटी voting, the constitution, and the bill must be passed separately, and after it has been passed separately, it must present to president for his assent, and the president must give his assent to the bill। ये कौन से अमेंडमेंट में हमने मैंडेटरी किया था प्रेसिडेंट के लिए कि उसको अमेंडमेंट किसको एसेंट देनी ही पड़ेगी? तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू सच बिल। After the president has give his assent to the bill, now the bill stands amended, and it becomes now law। इसमें भी यही लिखा है, it shall be presented to the president, underline, who shall give his assent to the bill thereupon, and the constitution stand amended in accordance with the terms of the bill। So this is the procedure of कैसे बिल से लेके लॉ तक बनता है हमारा कुछ, ठीक है। So this is the procedure। Okay, so now बस इतना इस अमेंडमेंट में अगर फेडरल फीचर्स हैं, अगर नॉन फेडरल फीचर्स है, पहले नॉन से याद कर लो, अगर नॉन फेडरल फीचर्स हैं तो पार्लियामेंट अकेला बॉस है। Okay, and if there are federal features or provisions, then स्टेट भी बॉस है भी। ओके, स्टेट भी बॉस है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट. आई होप आप सबको समझ में आया होगा अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो थैंक यू.